Dear viewers, I am Dr. Adil Riaz, consultant radiologist at Elias Medicare and Diagnostic Center लाहौर। अपने गुज़श्ता एपिसोड में हमने फॉलिकुलर ट्रैकिंग के अल्ट्रासाउंड के बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया था कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार है और इसका किसी खातून की बांझपन की असेसमेंट में कितना अहम रोल है। अगर आपने हमारी ये एपिसोड नहीं देखी तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज की किस्त में हम तफसील से बात करेंगे कि अगर एक खातून की बेज़ादानी यानी ओवरी से एग यानी फॉलिकल या अंडा नॉर्मली रिलीज हो रहा हो तो क्या वो इसके बावजूद बांझपन का शिकार हो सकती है। वो क्या टेस्ट है जिसकी मदद से एक एग के सफर के अगले मरहले का सुराग लगाया जा। सेरोसल्फिंजियोग्राफी क्या होती है, इसको करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है और ये अमल किस हद तक तकलीफदेह साबित हो सकती है। एपिसोड के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके। किसी खातून की बेज़ादानी या ओवरी से अमूमन हर माह एक अंडा या फॉलिकल मैच्योर होकर रिलीज होता है। अगर उस अंडे का मर्दाना जरासीम यानी स्पर्म से मिलाप हो जाए और ये दुरुस्त तरीके से बच्चा दानी तक पहुंच जाए तो ये एक कामयाब हमल में तब्दील हो सकता है। बसूरत दीगर अगले 72 से 48 घंटे के दौरान ये अंडा ज़ाया हो जाता है। ओवरी से खारिज होने के बाद इस एग को बच्चे दानी के अंदर तक पहुंचने के लिए एक ट्यूब से गुजरना पड़ता है। ये ट्यूब फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। अगर इस फेलोपियन ट्यूब में किसी किस्म की रुकावट हो तो ये एग कभी भी बच्चा दानी तक नहीं पहुंच सकता और इस तरह हमल नहीं है, चाहे फॉलिकुलर ट्रैकिंग पर कितना ही अच्छे साइज का एग नजर आया हो। अगर फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट नहीं है यानी खुली हुई नहीं है तो ये एग कभी भी बराबर नहीं हो सकता। फेलोपियन ट्यूब इंतहाई पतली होती है, ये 4 से 5 इंच लंबी होती है और चौड़ाई में तकरीबन 1 इंच की चौथाई के बराबर। अल्ट्रासाउंड पर नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब को नहीं देखा जा सकता। हम अगर इसमें पानी भर जाए या ये ब्लॉकेज के बाइस सूज जाए तो फिर इनको अल्ट्रासाउंड पर देखा जा सकता। हम एक फेलोपियन ट्यूब जो साइज में बिल्कुल नॉर्मल हो वो भी ब्लॉक हो सकती। मिसाल आप बिल्कुल उसी तरह से समझिए जैसे पानी का एक पाइप जो बाहर से देखने में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो, अंदरूनी तौर पर मिट्टी फंसने से ब्लॉक हो सकता है। ऐसी सूरत में जाहिर है कि नलके से पानी खोल देने के बावजूद ये पानी पाइप के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच। बिल्कुल इसी तरह अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो एग जिसने इस ट्यूब में सफर करते हुए बच्चेदानी यानी यूट्रस तक पहुंचना होता है वो कभी भी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। सवाल ये पैदा होता है कि जब इन ट्यूब्स को अल्ट्रासाउंड पर भी नहीं देखा जा सकता तो ये पता कैसे चलाया जाएगा क्या ये ट्यूब खुली हुई है या नहीं। इस मकसद के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तरीके हैं स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, स्टेरोसोनोग्राफी या लेप्रोस्कोपिक असेसमेंट ऑफ ट्यूबल पोटेंशियल। आज की किस्त में हम इनमें से सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके यानी हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी के बारे में बात करें। अगर आप ये देखना चाहें कि कोई पाइप खुला हुआ है या ब्लॉक है तो उसका क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है आप उसे नलके के साथ अटैच करेंगे, नलका खोलेंगे और अगर पानी पाइप के अगले सिरे तक आ जाता है तो आप इस बात से आगाह हो जाएंगे कि ये पाइप अंदरूनी तौर पर खुला हुआ है और बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है। स्टेरोसल्फिंजियोग्राफी में भी बिल्कुल यही अमल किया जाता है, मगर इस केस में हम ट्यूब को देखने के लिए एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि हम यूट्रस में से आता हुआ पानी अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी मदद से हम जिस्म के अंदर झांक सकें। तो सल्फिंजियोग्राफी के दौरान बच्चेदानी में एक खास किस्म का पाइप या कैथेटर डाला जाता है। उस कैथेटर के जरिए बाहर से एक फ्लूइड या कंट्रास्ट बच्चेदानी में इंजेक्ट किया जाता है। बच्चेदानी में जैसे ही ये फ्लूइड यानी कंट्रास्ट भरता है ये फेलोपियन ट्यूब के जरिए एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के अंदरूनी हिस्से में नजर आना चाहिए। अगर बच्चेदानी की कैविटी भर जाने के बावजूद कंट्रास्ट एब्डोमिनल कैविटी में नजर ना आए तो ये इस बात की अलामत होती है कि ट्यूब ब्लॉक है। इसके साथ साथ ये कंट्रास्ट बच्चेदानी यानी यूट्रस की कैविटी की असेसमेंट में भी मदद फराहम। अगर बच्चेदानी में किसी किस्म का फाइब्रॉइड हो या किसी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज पैदा हो गई हो तो वो भी इस टेस्ट पर वाज़ेह नजर आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टेस्ट तकलीफदेह है। इसका जवाब है हाँ, ये टेस्ट तकलीफदेह हो सकता है अगर इसे दुरुस्त तरीके से अंजाम ना दिया जाए। बच्चेदानी में कैथेटर डालना एक माहिर लेडी डॉक्टर का काम होता है। अगर लेडी डॉक्टर इस काम की माहिर ना हो तो वो बच्चेदानी के मुंह को या वजाइना के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से शदीद दर्द या ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। हम एक माहिर लेडी डॉक्टर बगैर किसी किस्म के दर्द के ये कैथेटर बआसानी पास। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी मुकम्मल पेनलेस तरीके से अंजाम दी। यूट्रस में कैथेटर डालने के लिए किसी दाई या नर्स की बजाय कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट खुद ये अमल अंजाम दे। इस तरह ये बात यकीनी बनाई जाती है कि इस अमल के दौरान किसी किस्म का इन्फेक्शन या तकलीफ का सामना ना करना। हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी बांझपन की असेसमेंट का एक इंतहाई अहम है। अगर आप या आपका कोई अजीज बांझपन का शिकार है और वो हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी की रिपोर्ट को हमारे से डिस्कस करना चाहें
تو آپ بھی اپنی رپورٹ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام سروسز کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے اور ہم آپ کو مفت رہنمائی فراہم کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک ریگولر ہوں اور صحت اور آگہی کا یہ سفر اسی طرح۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ، ریاض میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔